नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धर्मवीर कासनिया मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था वो हमारा उत्सर्जन तंत्र था। आज हम पढ़ेंगे मानव में जनन तंत्र। तो बात करते हैं हम जनन तंत्र के बारे में। वह तंत्र जो जनन का कार्य करता है जनन तंत्र होता है। अगर परिभाषा देखें जनन तंत्र की, तो वह सभी अंग मिलकर जो जनन में भाग लेते हैं जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। वह सभी अंग जो जनन में भाग लेते हैं जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव जो है इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। देखिए, जो मानव है इसमें जनन की कौन सी प्रक्रिया होती है? द्विलिंगी प्रक्रिया। मानव में जनन की द्विलिंगी प्रक्रिया पाई जाती है। द्विलिंगी प्रक्रिया पाई जाती है। द्विलिंगी प्रक्रिया का क्या अर्थ है? द्विलिंगी प्रक्रिया का अर्थ है कि मानव में जो जनन है वो नर व मादा दोनों से होता है। मानव में दो प्रकार के जनन तंत्र होते हैं। मानव में दो प्रकार के जनन तंत्र होते हैं। नंबर एक नर जनन तंत्र और नंबर दो मादा जनन तंत्र। ये दो प्रकार के जनन तंत्र होते हैं। ये जो जनन की क्रिया होती है मानव में एक निश्चित आयु के दौरान होती है। दोनों जनन तंत्रों से युग्मकों का निर्माण होता है। अब देखिए, कुछ लैंगिक अंग होते हैं जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है। अब ये लैंगिक अंग कौन से हैं? मानव में जो जनन की प्रक्रिया एक निश्चित आयु में शुरू होती है, नर में अलग होती है आयु सीमा और मादा में भी अलग होती है। अगर हम देखें तो लड़कियों में जो यौनारंभ है, यौनारंभ यौवन का आरंभ, वो कब होता है? 12 से 13 वर्ष की उम्र में। 12 से 13 वर्ष की उम्र में जब यौनारंभ प्रारंभ होता है तो उस लड़कियों में कुछ शारीरिक परिवर्तन आते हैं। इसी प्रकार लड़कों में भी कुछ शारीरिक परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन क्या होते हैं? जो उनमें जनन के लिए युग्मकों का निर्माण शुरू करता है। कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहले तो होता है मादाओं में अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। अंडाणुओं का निर्माण बात करेंगे। ये अंडाणु क्या होते हैं? ये मादा युग्मक होते हैं। और जो नर में है ये यौनारंभ की क्रिया जो प्रारंभ होती है तो इनमें नर युग्मकों का निर्माण शुरू हो जाता है। ये लगभग आपके 14 से 15 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है और इनमें शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। शुक्राणुओं का निर्माण होने लग जाता है। अब देखिए, तो इनमें नर और मादा में कुछ भिन्नता उत्पन्न करने वाले या यौनारंभ के कुछ लक्षण होते हैं। बाकी लक्षणों में जैसे
त्वचा का तेलीय होना, त्वचा का तेलीय, इधर भी ये होता है ना, त्वचा का तेलीय होना, त्वचा का तेलीय होना। अगला लक्षण क्या होता है, जैसे जननांगों का विकास, जननांगों का विकास, जननांगों में बाल आना, जननांग क्षेत्र में विकाक में बालों का उगना, है ना, ये लक्षण इनमें भी होते हैं, ठीक है ना, ये इनमें भी होता है, ये सेम लक्षण होते हैं मादाओं में भी। आगे देखें तो इनमें दाढ़ी मूंछ आ जाती है, दाढ़ी मूंछ आ जाती है। लड़कियों में दाढ़ी मूंछ तो नहीं आती, लेकिन लड़कियों की आवाज जो होती है उसमें सुरीलापन, सुरीलापन आ जाता है, स्तनों में विकास हो जाता है ना, स्तन वृद्धि करते हैं, ठीक है। ये कुछ लक्षण होते हैं जो यौनारंभ के होते हैं। और इस दौरान मुख्य जो लक्षण होता है वो होता है अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण, और इसमें जो होता है मुख्य लक्षण वो होता है वृषण से शुक्राणुओं का निर्माण। ये जनन के लिए जो युग्मक होते हैं ये होते हैं अंडाणु और शुक्राणु, ठीक है। तो ये जो निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन क्या होता है वो पढ़ेंगे आगे, कि जो शुक्राणु और अंडाणुओं का, युग्मकों का जो संलयन होता है उससे युग्मनज का निर्माण होता है, और ये युग्मनज के निर्माण की जो क्रिया होती है वो निषेचन के पश्चात होती है, ठीक है। तो ये जनन का ही एक महत्वपूर्ण जो प्रथम चरण होता है, ये शुरुआती चरण होता है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आगे देखें, ये जो यौनारंभ की जो पूर्णता है अर्थात लैंगिक परिपक्वता जो आती है वो लगभग 18 से 19 वर्ष की उम्र में पूर्ण हो जाती है। लैंगिक परिपक्वता 18 से 19 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। लड़कियों में 18 से 19 वर्ष में जो लैंगिक परिपक्वता पूर्ण हो जाती है, इसीलिए गवर्नमेंट ने लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 18 वर्ष निर्धारित कर रखी है, और लड़कों में 21 वर्ष जो कानूनी जो उम्र है वो 21 वर्ष कर रखी है, ठीक है। ये तो हो जाता अपना इनमें नर और मादाओं में लैंगिक परिपक्वता। आगे देखें तो ये जो लक्षण होते हैं, इन लक्षणों के लिए उत्तरदायी कौन होता है? उत्तरदायी होता है मादाओं में तो एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। और नर में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नर में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। और मादाओं में कौन सा होता है हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है ना। ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, एक एस्ट्रोजन होता है और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और
प्रोजेस्टेरोन, ये अंडाशय के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं? अंडाशय के द्वारा। और नर में होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये किसके द्वारा स्रावित होता है? वृषण के द्वारा। ये हार्मोन जो है, इनमें ये लक्षण जो उत्पन्न होते हैं इनके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम जनन तंत्रों का विस्तार रूप से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अध्ययन करते हैं नर जनन तंत्र का। नर जनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं और किस प्रकार से नर जनन तंत्र में इन भागों का कार्य होता है, इसका हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले अध्ययन करते हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। देखिए, जो मानव का नर जनन तंत्र है, इसमें नर जनन अंगों को प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंगों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं उनमें जो मुख्य जनन अंग है वो आपके वृषण होते हैं। ये जनन कहलाते हैं, है ना? क्या कहलाते हैं? जनन। ठीक है ना? ये मुख्य क्या है? वृषण है। क्या है? वृषण, टेस्टिस। इसको टेस्टिस कहते हैं। और जो द्वितीय जनन अंग होते हैं, यह द्वितीय जनन अंग वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि ये आदि होते हैं। देखो, इसमें वृषण कोश आ जाता है, वृषण कोश। दूसरा जो आता है शुक्रवाहिनी, शुक्र वाहिनी। तीसरा आता है शुक्राशय, शुक्राशय। चौथा आता है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। पांचवा आता है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। ठीक है, ये जो भाग होते हैं द्वितीय जनन अंग के रूप में होता है। और अंतिम जो इसका भाग होता है वो होता है शिश्न। क्या होता है? शिश्न, या इसको लिंग कहते हैं, या पेनिस। ये जो द्वितीय अंग है ये सहायक अंग के रूप में, और ये है वृषण। मुख्य यही होता है क्योंकि इसमें किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए, इसकी कुछ संरचना बना करके कौन सा भाग कहां होता है। देखिए, मुख्य इसमें एक जोड़ी होता है वृषण। कितना होता है? एक जोड़ी। ये वृषण एक जोड़ी होता है। यहां मूत्राशय होता है, ये पेनिस है। ये वृषण है,
वृषण के बाहर वृषण कोश होते हैं। ये वृषण कहाँ रहते हैं? वृषण कोशों में रहता है। वृषण की स्थिति क्या होती है? ये उदर गुहा के नीचे शरीर से बाहर वृषण कोशों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वृषण कोशों में। यहां पर प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। क्या होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ये मूत्राशय है। ठीक है। इसमें मूत्र मार्ग बनता है। मूत्र मार्ग ये जो वृषण होते हैं इनके अंदर बहुत सी संरचनाएं होती है स्प्रिंग नुमा। वृषण से इसको देखो, इसको एपिडिडाइमिस कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृषण। और इसमें यहां से एक शुक्रवाहिनी निकलती है। यह शुक्रवाहिनी एक थैली जैसी संरचना जो होती है उसको कहते हैं शुक्राशय। क्या कहते हैं? शुक्राशय कहते हैं। और ये शुक्राशय में खुलती है। किसमें खुलती है? शुक्राशय में। ये जो शुक्राशय होता है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो शुक्राणु होते हैं उनका संग्रह होता है। किसका संग्रह होता है? शुक्राणुओं का संग्रह होता है। देखिए, शुक्रवाहिनी द्वारा भी एक तरल कुछ स्रावित होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा भी प्रोस्टेट द्रव स्रावित होता है। और शुक्राशय द्वारा भी शुक्राशय जो द्रव होता है उसमें थोड़ा द्रव स्रावित होकर के सारे शुक्राणु, शुक्राशय द्रव, शुक्रवाहिनी से प्राप्त द्रव और प्रोस्टेट द्रव ये सब मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? वीर्य का निर्माण करते हैं, सीमन का निर्माण करते हैं। सीमन। ठीक है। ये एक तरल माध्यम होता है जिसमें शुक्राणु जीवित बने रहते हैं। अब देखिए, इसके अंदर लीडिंग सेल्स होती है। वृषण में क्या होती है? एक लीडिंग सेल्स। ये जो लीडिंग सेल्स होती है जिसको अंतराली कोशिकाएं कहते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। किसका? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। एक होती है इसमें सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। अधिवृषण में क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, सेमिनिफेरस नलिकाएं। कौन सी नलिकाएं? सेमिनिफेरस नलिकाएं। ये नलिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? शुक्राणु निर्माण करती है। एक होती है सर्टोली सेल। क्या होती है? सर्टोली सेल वृषण में ही होती है। ये सर्टोली सेल का कार्य क्या है? ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है और इनहिबिन प्रोटीन का निर्माण करती है। क्या कार्य करती है? शुक्राणु को पोषण प्रदान
करना और इनहिबिन प्रोटीन का स्राव करना, इनहिबिन प्रोटीन का स्राव करना। ठीक है, ये किसका काम होता है? सर्टोली कोशिकाओं का। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था वृषण आवरण से घिरा होता है। वृषण का जो आवरण होता है वो बाहरी स्तर जो है वो होता है, इसका दो भाग होता है, एक तो होता है टेस्टिकुलर, एक होता है ट्यूनिका। टेस्टिकुलर जो वृषण खोल होता है टेस्टिकुलर कैप्सूल, और ट्यूनिका वेजाइनलिस जो होता है वो योनिक कंचुक कहलाता है। ये दो भाग होते हैं इसके वृषण आवरण के। ठीक है, जो वृषण कोश है ये वृषणों को स्थिर रखने का काम करते हैं, अर्थात जो वृषण कोश होते हैं इनमें जो वृषण रहते हैं शरीर में, वृषण कोशों में, क्योंकि वृषण कोश शरीर से बाहर होते हैं, बाहर होने का भी एक कारण है। कारण क्यों है? क्योंकि शुक्राणुओं को जीवित रहने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए, और वो निश्चित टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होता है या लगभग एडजस्ट में रहता है। तो इसीलिए तो सर्दियों के अंदर जो हमारे वृषण है वो वृषण कोशों में ऊपर चले जाते हैं, ऊपर रहते हैं, और जो गर्मियां जब रहती है तो ज्यादा गर्मी में वृषण कोश जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, और इसमें वृषण कोशों में नीचे उतर जाते हैं। ठीक है ना, तो ये एक वृषण के तापमान को नियंत्रित बनाए रखने का काम करता है, वो कौन है? वृषण कोश करते हैं। ठीक है, तो ये वृषण कोशों में शुक्राणु है वो सुरक्षित रहते हैं, तापमान नियंत्रित रखने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तापमान है वो शरीर के अन्य अंगों से क्या होता है? कम होता है। फिर आती है आपकी शुक्रवाहिनी। देखो शुक्रवाहिनी जो है ये काम क्या करती है? शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाती है। ठीक है, ये शुक्रवाहिनी है। ठीक है, और इसका काम क्या है? शुक्राणुओं को कहां तक पहुंचाना है? शुक्राशय तक पहुंचाना होता है। ठीक है, तो ये एक शुक्रवाहिनी है वो मूत्र नलिका के साथ एक संयुक्त रूप से नली बनाती है, और साथ ही साथ शुक्राणु और मूत्र मार्ग जो दोनों है वो एक ही रूप में एक मार्ग का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है कि मूत्र और शुक्राणु एक ही मार्ग से शरीर से बाहर आते हैं। ठीक है, फिर आपके आता है शुक्राशय। शुक्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर क्या होता है? शुक्राणुओं का संग्रह होता है, और शुक्राणुओं का संग्रह काफी दिनों तक इसके अंदर रहता है। और शुक्राशय के अंदर कुछ तरल पदार्थों का निर्माण होता है जो किसके निर्माण सहायक है? वीर्य के निर्माण में सहायक है। ठीक है ना, ये एक तरल पदार्थ होता है और ये शुक्राणु को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है और इनको जीवित बनाए रखता है। ठीक है, फिर आते हैं आपके प्रोस्टेट ग्रंथि। ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये अखरोट के समान होती है। किसके समान होती है? अखरोट के समान की एक ग्रंथि है जो क्या काम करती है? प्रोटेस्ट द्रव का निर्माण करती है। ठीक है ना, ये एक वायस्रावी ग्रंथि होती है जो एक तरल भाग बनाता है, और इससे बनने वाला तरल पदार्थ क्या करता है? शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। अर्थात प्रोटेस्ट ग्रंथि से जो तरल बनता है वो शुक्राणुओं को गति प्रदान करने का कार्य करता है, और ये मूत्र मार्ग को चिकना बनाने का काम भी करता है। ठीक है, फिर आगे आता है आपके मूत्र मार्ग। ये मूत्र मार्ग क्या काम करता है? मूत्र मार्ग मूत्र जनन मार्ग भी कहलाता है। यहाँ जनन तंत्र में हम इसको क्या कहेंगे? मूत्र जनन मार्ग। क्यों कहेंगे? क्योंकि इससे मूत्र का प्रवाह भी होता है और जनन द्रव्य का प्रवाह भी होता है, इसलिए इसको हम मूत्र जनन मार्ग कहेंगे।
जबकि मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें मूत्र जनन मार्ग नहीं कहेंगे, उसमें मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों अलग अलग होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो मूत्र मार्ग होता है, ये मूत्र मार्ग एक नलिका रूपी संरचना जो शिश्न होता है, इस शिश्न के द्वारा मूत्र जनन छिद्र जो अंत पर होता है, मूत्र जनन छिद्र, इस मूत्र जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है, ठीक है, जिससे ये सारे द्रव, मूत्र और जनन द्रव जो वो शरीर से बाहर आते हैं, ठीक है। शिश्न मैथुनांग अंग के रूप में भी कार्य करता है, अर्थात नर व मादा में सहवास की क्रिया को उत्पन्न करता है। यह एक उत्तेजनशील और उत्थानशील अंग होता है जो जनन के दौरान उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, ठीक है, और इसके द्वारा वीर्य को मादा के जननांगों में पहुंचाया जाता है। ये अपना आज कंप्लीट होता है नर जनन तंत्र, और अगले टॉपिक को हम जो मादा जनन तंत्र है उसको हम अगली क्लास में पूरा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।